पागल नाना ने मरने से पहले मुझे 3 अखरोट थमाए। मेरे 25वें जन्मदिन पर उनकी वसीयत के मुताबिक मैंने पहला अखरोट तोड़ा। अखरोट के अंदर एक पर्ची थी, फुटओवर ब्रिज के नीचे जाओ और जिस पहले भिखारी से मिलो उसे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। यह निर्देश बेहद अजीब और शर्मनाक था, लेकिन मैं फिर भी गया। फुटओवर ब्रिज के नीचे वह गंदा सा भिखारी जैसे ही मैंने तीसरी बार सिर झुकाया, अचानक भड़क उठा और मुझे जमीन पर दबोच लिया। और ठीक उसी क्षण इस हरकत की वजह से मैं अपने पीछे से आ रही एक बेकाबू वैन से निकले लोहे के हुक से बच गया। अगले ही पल चारों तरफ से पुलिस आ गई। भिखारी ने अपना पहचान पत्र निकाला और जोर से चिल्लाया, यही है तांगमिन। यह एक ऐसा गिरोह है जो नौकरी के नाम पर लड़कों को अगवा करता है और मैं उनका अगले 6 महीने से निशाना था। अगर तांगमिन ने मुझे अपने शरीर से ढककर नहीं बचाया होता तो मैं उस गाड़ी में खींच लिया जाता और हमेशा के लिए गायब हो जाता। अदालत में मैं सबसे अहम गवाह बना। गिरोह के सरगना को फांसी की सजा मिली, लेकिन सुनवाई के दौरान उसका पति मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में जहर भरा था। वह चिल्लाया, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं और मेरी बेटी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम इस जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर पाओगे। उसका श्राप ठंडी सांप की तरह मुझसे 3 साल तक लिपटा रहा और तांगमिन इस कामयाबी की वजह से एक साधारण पुलिसकर्मी से सीधे शहर की क्राइम ब्रांच में प्रमोट हो गई। उसका भविष्य उज्जवल था। वह मेरी हीरो बन गई, मेरी रोशनी, और हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरा अखरोट। नाना ने कहा था इसे शादी से पहले तोड़ना। मैंने सूट पहना, अपनी जान बचाने वाली पुलिस वाली से शादी करने जा रहा था। खुशी से भरा हुआ मैंने अखरोट तोड़ा। इस बार अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो में तांगमिन का वही चेहरा था जिसे मैं 3 साल से जानता था, लेकिन उसकी मुस्कान खूबसूरत और निर्दयी थी। उसके हाथ एक अनजान दूल्हे का गला दबा रहे थे और उस दूल्हे का सूट बिल्कुल मेरे जैसा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे हाथ से अखरोट का खोल गिर गया और जमीन पर तेज आवाज हुई। तभी मेकअप रूम का दरवाजा खुला। मेरा सबसे अच्छा दोस्त यू रुई खुश होकर बोला, लाओ फेंक, मुहूर्त हो गया। ऑफिसर को बाहर इंतजार कर रही हैं। मैंने उसे देखा, फिर आईने में खुद को। मेरे पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। उस तस्वीर ने मेरी सारी खुशियों को तोड़ दिया था। मैं कांपते हुए सूट उतारकर साधारण कपड़े पहनकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। मैं सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तस्वीर में उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि मुझे डर लगने लगा। मैं उस शहर से भाग गया, सारे संपर्क खत्म कर दिए, लेकिन मैं निराश नहीं था। नाना ने मुझे एक आखिरी अखरोट दिया था, जब तक वह मेरे पास है मैं जिंदा रह सकता हूँ। दक्षिण के एक छोटे शहर में मेरी मुलाकात ली जूजुन से हुई। वह एक मशहूर आर्ट गैलरी का मालिक था। मुझसे 5 साल बड़ा, शांत और शालीन। वह मुझसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा और मुझे पाने के लिए हर कोशिश करने लगा। पहली बार उसके घर गया तो फर्क साफ दिखा। उसका घर पहाड़ी पर बना एक आलीशान विला था। दीवारों पर टंगी हर पेंटिंग बेहद कीमती थी। उसका परिवार, खासकर उसका बड़ा भाई, मुझे अजीब नजरों से देखता था। जूजुन, तुम हर चीज में अच्छे हो, बस दिल के बहुत नरम हो। हर किसी आवारा को घर ले आते हो। मैंने खुद को छोटा समझते हुए उससे रिश्ता तोड़ना चाहा, लेकिन एक दिन मुझे मनाने आते समय एक कुत्ते से बचते हुए उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। ऑन प्रेशन थिएटर के बाहर मैं टूटकर रो रहा था। जब उसे बाहर लाया गया, बेहोशी में भी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बार बार मेरा नाम लेता रहा, नानफेंग, मत जाओ, मेरे साथ रहो। उस पल मेरा दिल पिघल गया। उसके परिवार ने भी अब विरोध नहीं किया। उसकी देखभाल में मैं धीरे धीरे अपने अतीत से बाहर निकल आया। मुझे पहली बार सुकून और सच्ची खुशी महसूस हुई। मुझे लगा यही वह जिंदगी है जो नाना मेरे लिए चाहते थे। मैं काफी समय तक सोचता रहा, आखिरी अखरोट खोलूं या नहीं। हमारी पहली सालगिरह पर उसने शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट को बुक किया। उसने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए कहा। उस पल मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था। घर लौटकर मैंने आखिरकार आखिरी अखरोट तोड़ने का फैसला किया। मैंने कई संभावनाएं सोची थी, शायद कोई आशीर्वाद या यह कि मेरे सारे संकट खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी, लिखावट कांपती हुई, जैसे आखिरी सांस में लिखी गई हो, अपने घर के सारे आईने तोड़ दो। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा और ली जूजुन का घर किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं था। उसे आईनों वाले आधुनिक कला के टुकड़े बहुत पसंद थे। घर में दर्जनों आईने थे, हर एक बेहद कीमती, और मुझे उन्हें तोड़ देना था। पहली बार नाना की बात मुझे बेतुकी लगी। तभी उसका फोन आया, ओ हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है हमारे बेडरूम के ड्रेसिंग रूम के पीछे, जाकर देखो। मैंने फोन रखा, मन उलझा हुआ था। नाना की चेतावनी और जूजुन का प्यार दोनों टकरा रहे थे। मैं उस बड़े आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में मेरा चेहरा पीला था, आंखों में डर था। इन 3 सालों में जूजुन ने मुझे इतना संभाला कि मैं उस पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। मेरी पिछली जिंदगी धोखे और डर से भरी थी और उसने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला, मुझे एक कांच जैसी खूबसूरत जिंदगी दी। मैं कैसे एक बिना वजह के निर्देश की वजह से उसकी सबसे प्रिय चीजों को नष्ट कर सकता था। जल्द ही ली जूजुन ने फिर संदेश भेजा, मिला क्या, पसंद आया, लाओ फेंक, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम अभी भी मेरे अचानक बाहर जाने से नाराज हो? माफ करना, मेरी गलती है। मैं काम खत्म करके तुरंत वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। लाओ फेंक, मुझ पर भरोसा करो, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं उन संदेशों को देखता रहा, शर्म से मेरा सिर झुक गया। मैं उस पर शक कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, अखरोट और पर्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया और तय किया कि इस बात को पूरी तरह भूल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नजर के कोने से आईने में दिखा, मेरे पीछे जैसे कोई धुंधला साया खड़ा था। मैं अचानक पलटा, पीछे कोई नहीं था। ठंडा पसीना मेरी पीठ को भिगो
भिगो गया। क्या यह भ्रम था? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से आईने की ओर देखा। आईने में मेरी परछाई के होंठ एक अजीब डरावनी मुस्कान में खींचे हुए थे और वह बिना आवाज के मुझसे कह रही थी, तोड़ दो। मैं चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। नहीं, यह भ्रम नहीं था। नाना कभी गलत नहीं हो सकते। मैं उठ खड़ा हुआ, पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उस ड्रेसिंग मिरर पर दे मारी। छन्नाक! आईना टूट गया, टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। आईने के पीछे कोई तोहफा नहीं था, वह एक तरफा शीशा था। उसके पीछे 5 वर्ग मीटर से भी छोटा एक गुप्त कमरा था। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था, उसका मुंह कपड़े से ठूंसा हुआ, पूरा शरीर खून से लथपथ, और वह मर चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। चेहरे पर जमी हुई थी चरम भय की अभिव्यक्ति। मेरे पैर जवाब दे गए। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पेट में उथल पुथल मच गई। मैंने उल्टियां करना शुरू कर दिया। मैं किसी तरह रेंगते रेंगते बेडरूम से बाहर भागा। कांपते हाथों से पुलिस को फोन मिलाया। डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया था। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। हेलो पुलिस, यहाँ हत्या हो गई है। मेरे घर में एक लाश है। फोन के उस पार ऑपरेटर ने शांत स्वर में मुझे संभाला, पता पूछा। जल्द ही सायरन की आवाज गूंज उठी। सबसे पहले स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची। कुछ देर बाद काले यूनिफॉर्म में गंभीर चेहरे वाले क्राइम ब्रांच के अधिकारी अंदर आए। उनका नेतृत्व कर रहा था एक लंबा, ठंडा और सख्त चेहरा। वह था तांगमिन। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वह मेरा 3 साल से पीछा कर रहा डर था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन तुरंत ही उसने अपने पेशेवर भाव वापस पा लिए। मैंने सिर हिलाया। मेरे होंठ कांप रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। पुराने परिचित से मुलाकात, और वो भी ऐसे डरावने हालात में। मेरे मन में अजीब भाव उमड़ रहे थे। मैं शादी से भाग गया था। वह मुझसे नफरत करता होगा, है ना? उसके पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने मुझे कपड़ा ओढ़ाया, गर्म पानी दिया। डरो मत, हम आ गए हैं, तुम सुरक्षित हो। जल्द ही ली जूजुन का भाई और मेरा दोस्त यू रुई भी पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर आया, मुझसे लिपट कर रोने लगा। लेंग फेंग, तुम ठीक हो ना? मैं डर गया था। ये सब क्या हो गया? जूजुन दीदी का फोन भी नहीं लग रहा। वो तुमसे इतना प्यार करता है, फिर घर में ये सब कैसे? मैं उसके सहारे खड़ा था। मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। यू रुई इस शहर में मेरा इकलौता दोस्त था। वह एक फिटनेस ट्रेनर था, खुश मिजाज जैसे एक छोटा सूरज। सबसे मुश्किल समय में वही मेरे साथ रहा। मुझे ली जूजुन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई सहारा हो। यू रुई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तांगमिन की नजर हम पर पड़ी, फिर वह मुझ पर टिक गई। उसने औपचारिक स्वर में कहा, शे लांगफेंग, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, विस्तृत बयान देना है। वह पीड़ित है, आप उसे क्यों ले जा रहे हैं? यू रुई तुरंत मेरे सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया। तांगमिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मुझे पुलिस गाड़ी में बैठा दिया गया। यू रुई जिद करके मेरे साथ आया। थाने पहुंचकर मुझे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। तांगमिन खुद पूछताछ कर रहा था। बताओ, वह गुप्त कमरा और वह शव, क्या मामला है? मैंने नाना के अखरोट और आईने की घटना सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बगल में बैठा लिखने वाला अधिकारी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूँ। तांगमिन कुछ देर चुप रहा, उंगलियां टेबल पर थपथपा रहा था। तो तुम्हारा मानना है कि तुम्हारे नाना ने किसी तरह तुम्हें यह सब खोजने के लिए मार्गदर्शन दिया? मुझे पता है यह अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। मैंने घबरा कर कहा। उसने जवाब नहीं दिया, सवाल बदल दिया। ली जूजुन कहाँ है? वह किसी दूसरे शहर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया है। कौन सी कॉन्फ्रेंस? कहाँ? मैं चुप हो गया। मुझे एहसास हुआ मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूछताछ रोक दी गई। मुझे एक कमरे में आराम के लिए बैठाया गया। यू रुई खाना लेकर आया। उसकी आंखें लाल थीं। लांगफेंग, डरो मत, मैंने सबसे अच्छे वकील से संपर्क कर लिया है। जूजुन से भी बात हो गई है। वह वापस आ रहा है। उसने कहा है कि सब संभाल लेगा। उसने डिब्बा खोला, मेरी पसंदीदा डिश थी। उसने मुझे चॉपस्टिक दी। कुछ खा लो। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने उसकी भावना के लिए चॉपस्टिक उठा ली। जैसे ही मैं खाना लेने लगा, तांगमिन का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने नीचे देखा, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, नजर तेज थी। अगले ही पल उसने मुझे एक मैसेज भेजा। मेरा फोन चमका। मानव तस्करी गिरोह के सरगना की बेटी 1 साल पहले थाईलैंड में जेंडर बदलकर यू रुई नाम रख चुकी है। मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। मैंने यू रुई की तरफ देखा। वही परिचित मुस्कुराता चेहरा अब बेहद डरावना लग रहा था। वह मेरे माथे को छूने के लिए आगे बढ़ा। मैं झटके से पीछे हट गया। उसकी मुस्कान जम गई। उसने मेरे फोन की स्क्रीन देख ली। वह मैसेज अभी भी दिख रहा था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। उसने मेरा फोन छीनकर जमीन पर दे मारा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई। मैं पूरी ताकत से चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन यू रुई मुझसे तेज था। वह एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर था। उसकी ताकत और गति मुझसे कहीं ज्यादा थी। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे दीवार से दे मारा। मेरे सिर के पीछे तेज दर्द उठा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने मेरी दोनों हाथ पीछे मोड़ दिए और अपने साथ लाई योगा बेल्ट से मुझे कसकर बांध दिया। उसकी हरकतें इतनी अभ्यासपूर्ण थीं, जैसे उसने इसे सैकड़ों बार दोहराया हो। पहचाना मैं कौन हूँ? मेरे प्यारे अच्छे दोस्त। उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मुझे अपनी ओर देखने को मजबूर किया। उसका वह खूबसूरत चेहरा इस समय विकृत नफरत से भरा हुआ था। मैं उसी मानव तस्कर की बेटी हूँ जिसकी वजह से तुमने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। मेरी माँ को गोली मार दी गई। मेरे पिता ने फांसी लगा ली। मैं एक अमीर परिवार की बेटी से सबके द्वारा नफरत की जाने वाली बन गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं डर के मारे आंखें फाड़कर उसकी उल्टी सीधी बातें सुन रहा था। तुम्हारी माँ को उसकी सजा मिली। उसने कितने घर बर्बाद किए थे। असल में पीड़ित
तो मैं हूँ। तभी एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। जलन से चेहरा तपने लगा। जो लोग लालच में फंसते हैं, क्या वे खुद अपनी गलती का फल नहीं भुगतते? अगर वे अपने सिद्धांतों पर टिके रहते तो यह सब नहीं होता। मेरी माँ ने तो बस उन्हें सबक सिखाया था। उसकी क्या गलती थी? उसकी इस विकृत सोच ने मुझे स्तब्ध कर दिया। एक इंसान का दिल आखिर कितना टेढ़ा हो सकता है। मेरे चेहरे की हैरानी देखकर वह और संतुष्ट हो गया। तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की पता है? मैंने तुम्हारी पसंद का जिम ज्वाइन किया, तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में गया, तुम्हारी हर पसंद नापसंद सीखी, ताकि मैं धीरे धीरे तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त बन सकूं। तुम्हें और ली जूजुन को मेरे सामने प्यार करते देख तुम्हें पता है मुझे कितना घिन आती थी। मैं हर दिन सोचता था कि तुम्हें किस तरह सजा दूं ताकि मेरे दिल का गुस्सा शांत हो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। तुम्हें हमेशा इस दर्द और पछतावे में जीने पर मजबूर कर दूंगा। यह चाकू मैं खास तौर पर भारत से लाया हूँ। लोगों की खाल उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि इस धारदार चीज ने कई डरावने पल देखे हैं। वह चाकू मेरे चेहरे के पास घुमाने लगा। उसकी ठंडी धार से मेरा शरीर कांप उठा। हालात बेहद खतरनाक थे। मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे थे, मुंह भी कपड़े से बंद था। यह पुलिस स्टेशन का रेस्ट रूम था। वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? तभी मुझे समझ आया यह एक जाल था, मेरे लिए बनाया गया एक परफेक्ट जाल। वह हंस पड़ा। अब भी उस अखरोट पर भरोसा है? तुम्हारे पागल नाना ने शायद नहीं सोचा होगा कि इंसान का दिल भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ओह हाँ, बताना भूल गया। तुमने जो अखरोट तोड़ा था उसे मैंने पहले ही बदल दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे शरीर का सारा खून उल्टा बहने लगा हो। क्या अखरोट बदल दिया? मैं बमुश्किल बोल पाया। वह मेरी निराशा देखकर मुस्कुराया और चाकू की नोक से मेरे गाल को हल्का सा छुआ। हाँ, तुम्हारा वह कीमती अखरोट मैंने पहले ही फेंक दिया था। आईने तोड़ने वाली पर्ची मैंने खुद लिखी थी। वह गुप्त कमरा और वह लाश सब तुम्हारे लिए मेरा खास तोहफा था। मैं चाहता था कि पुलिस तुम्हारे घर में एक लाश पाए ताकि तुम कुछ भी साबित न कर सको, ताकि तुम्हारी बदनामी हो जाए। अगर तुम्हारा पागल नाना यह देखता तो क्या वह गुस्से में वापस जिंदा हो जाता? उसकी बातों ने मेरे अंदर गुस्सा और अपमान भर दिया। मेरे नाना का अपमान मत करो। मैंने अचानक सिर उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। वह तैयार नहीं था। उसकी नाक से खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाया। अब वह पूरी तरह गुस्से में था। वह मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझ पर लगातार मुक्के बरसाने लगा, एक के बाद एक, कई बार। पागल, तुम और तुम्हारा नाना दोनों पागल हो। वह इतना चालाक था, फिर भी यह नहीं समझ पाया कि मैं अखरोट बदल दूंगा। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। उसने वह मुड़ी हुई चाकू ऊपर उठाई, सीधे मेरे दिल की ओर निशाना साधा। मैंने निराश होकर आंखें बंद कर ली। नाना, माफ करना। लगता है मैं अब आपसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। दर्जनों हथियारबंद स्पेशल फोर्स के जवान अंदर घुस आए। उनकी बंदूकें सीधे यूरुई की ओर तनी थीं। हिलो मत नेतृत्व कर रहा था तांगमिन। यूरुई एक पल के लिए चौंका, फिर तुरंत संभल गया। उसने मुझे खींचकर अपने सामने कर लिया और चाकू मेरी गर्दन पर रख दी। सब पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं इसे अभी मार दूंगा। तांगमिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन उसकी आवाज अब भी दृढ़ थी। यूरुई, तुम गिर चुके हो, बेकार की कोशिश मत करो। यूरुई जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर लगा खून उसे किसी दानव जैसा बना रहा था।